हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे पढ़ेंगे उत्प्रेरण के बारे में। तो उत्प्रेरण को इंग्लिश में बोला जाता है कैटालिसिस। तो आज हमको पढ़ना है उत्प्रेरण या फिर कैटालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो उत्प्रेरक क्या होता है और उत्प्रेरक के आधार पर ही हम लोग देखेंगे उत्प्रेरण को। तो वह पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त नहीं होता है, माने यूज नहीं होता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, उसके वेग को बढ़ा देता है, वह कहलाता है उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक खुद तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, लेकिन अभिक्रिया के जो वेग है उसको परिवर्तित करने का काम करता है, तो वो कहलाता है उत्प्रेरक। और वह घटना जिसके द्वारा उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को वेग को बढ़ाता है वही कहलाता है उत्प्रेरण। तो जिस अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त होकर के वेग को बढ़ाएगा वह क्रिया कहलाएगी उत्प्रेरण की क्रिया। तो जो उत्प्रेरक है वह रासायनिक अभिक्रिया में खुद भाग नहीं लेता है, माने कि अभिकारक के साथ जुड़ करके प्रोडक्ट नहीं बनाता है। इसलिए किसी भी अभिक्रिया में हम लोग थोड़ा सा चूर्ण भी या चुटकी भर भी उत्प्रेरक या एकदम कम मात्रा में भी उत्प्रेरक लेंगे तो वह उत्प्रेरित करने का काम करेगा और उत्प्रेरित करता है रासायनिक अभिक्रिया को। तो जो उत्प्रेरक है उसको वैज्ञानिकों ने उस पर अध्ययन किया, स्टडी किया, उसके बाद बताया कि जो सक्रियण ऊर्जा रहता है किसी भी अभिक्रिया के लिए उसके मान को वह कम करने का काम करता है उत्प्रेरक। तो सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करके एक नया पथ प्रदान करता है जिसके द्वारा कम सक्रियण ऊर्जा में ही माध्यमिक यौगिक का निर्माण होता है उत्प्रेरक के साथ, और वही माध्यमिक यौगिक टूट करके फिर प्रोडक्ट में चेंज होता है और उसके लिए जो सक्रियण ऊर्जा का मान है वो मूल सक्रियण ऊर्जा के मान से कम रहता है। इसी प्रकार की क्रियाविधि पाई जाती है उत्प्रेरक में। तो जो उत्प्रेरक है, हम लोग ग्राफ देखते हैं उत्प्रेरक का, तो y वर्सेस x ग्राफ खींचेंगे तो y एक्सिस पे हम लोग एनर्जी को लेते हैं और x एक्सिस पे जो रिएक्शन है या अभिक्रिया है उसकी पथ को देखेंगे। तो यहाँ पर रिएक्टेंट लिया गया है और यह प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कोई चेंज होगा तो यहाँ पे ऊर्जा अवरोध है ये इस वाले पथ के लिए। जब हम लोग उत्प्रेरक प्रयुक्त नहीं करेंगे तो ये वाला ऊर्जा अवरोध का काम करेगा ये, और यहाँ से इस ऊर्जा अवरोध को पार करके रिएक्टेंट जो है ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा। लेकिन इसी अभिक्रिया में अगर हम लोग उत्प्रेरक उपयोग करते हैं, उत्प्रेरक लेते हैं, तो वह क्या करेगा, इस ऊर्जा अवरोध के मान को कम करके ये जो डैश डैश दिख रहा है यहाँ पे ऊर्जा अवरोध के मान को कम करने का काम करेगा। तो इस ऊर्जा अवरोध के लिए जो सक्रियण ऊर्जा का मान EA था, माने इसको पार करने के लिए ज्यादा सक्रियण ऊर्जा लग रहा था, तो इस ऊर्जा अवरोध ये उत्प्रेरक ने नया ऊर्जा अवरोध का निर्माण किया, तो इसके सापेक्ष जो सक्रियण ऊर्जा है उसका मान हो जाएगा EA डैश। तो इसका मान पहले वाले सक्रियण ऊर्जा के मान से कम रहता है, तो कम ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा लेकर ही जो रिएक्टेंट है इसकी तुलना में इस ऊर्जा अवरोध को आसानी से पार कर लेगा और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा क्योंकि अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुँचने में ज़्यादा समय लगता, लेकिन जब उत्प्रेरक डाले तो ये नीचे वाले पथ से जल्दी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा और जल्दी से अभिक्रिया संपन्न होगी। तो यही है उत्प्रेरक का काम। अब जो उत्प्रेरण क्रिया है उसमें उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है, उसके आधार पे उत्प्रेरक को कई प्रकारों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्प्रेरक के प्रकार। तो उत्प्रेरक कई प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है उसमें धनात्मक उत्प्रेरक, और जो धनात्मक उत्प्रेरक
रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करेगा। वह उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा धनात्मक उत्प्रेरक कहलाएगा, और वह क्रिया जिसमें धनात्मक उत्प्रेरक उपयोग होगा धनात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। यहाँ पे जो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे धनात्मक उत्प्रेरक का, तो एक अभिक्रिया है जिसमें H2O2 का अपघटन होता है। तो अपघटन में MnO2 को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करते हैं। तो इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में इस जो क्रिया का अपघटन का जो क्रिया का मान है, अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड उत्प्रेरक का काम करता है। तो H2O2 टूट करके बनाता है H2O + O2, और यहाँ पे 2 और 2 को संतुलित करने के लिए लिया गया है, माने ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो यहाँ पे MnO2 धनात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। उसी प्रकार जब नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को लेते हैं और आयरन का वहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं, और यह जो विधि होती है अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि कहलाती है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस क्रिया करके NH3 या फिर अमोनिया गैस बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया में जो आयरन है वह उत्प्रेरक का काम करता है और अभिक्रिया का वेग को बढ़ाता है। तो यह भी धनात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण होगा आयरन, और यह जो पूरी क्रिया है वो धनात्मक उत्प्रेरण कहलाएगी। यहाँ पे क आएगा ना उत्प्रेरक, और जो क्रिया रहेगी उसमें अड़ा आएगा उत्प्रेरण, तो इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा जो उत्प्रेरक का प्रकार है वो है ऋणात्मक उत्प्रेरक, या फिर ऋणात्मक उत्प्रेरक को मंदक भी कहते हैं। तो वह उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के जो वेग है उसको कम करने का काम करेगा, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाएगा, और वह जो क्रिया है ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाएगी। और जो ऋणात्मक उत्प्रेरक है वह क्रिया को कम करता है, क्रिया की वेग को। तो जो कम करता है, कम को बोलते हैं मंद, तो मंद करने वाला कहलाएगा मंदक। तो जो ऋणात्मक उत्प्रेरक है उसको मंदक भी कहा जाता है। इसका उदाहरण है अगर H2O2 के अपघटन में ही हम लोग MnO2 के जगह पे यहाँ पे Mn दूसरा है ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक या नेगेटिव कैटालिसिस। तो इसमें H2O2 के अपघटन में ही अगर MnO2 के जगह पे H3PO4 यहाँ पे यूज करते हैं, H3PO4, तो यहाँ पे ये इस अभिक्रिया के वेग को कम करने का काम करेगा। तो ये कहलाएगा ऋणात्मक उत्प्रेरक, और यह अभिक्रिया हो जाएगी ऋणात्मक उत्प्रेरण का उदाहरण। तो इसमें सेम अपघटन होता है H2O2 का, लेकिन यहाँ पे जो उत्प्रेरक है वो ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। उसी प्रकार जो एथिल एल्कोहल है C2H5OH, उसकी उपस्थिति में अगर क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, C2H5OH, यह एथिल ग्रुप और यह है एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल के प्रेजेंस में जब क्लोरोफॉर्म है CHCl3, ये होता है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का अगर हम लोग ऑक्सीकरण करेंगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ऑक्सीकरण करते हैं तो वहाँ पर भी जो एथिल एल्कोहल है वो मंदक का काम करेगा या ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। अब तीसरा देखते हैं उत्प्रेरक के प्रकार में स्व उत्प्रेरण या फिर ऑटो कैटालिसिस। दो प्रकार अभी हम लोगों ने देखा उत्प्रेरक का। अब हम लोग देखेंगे तीसरा प्रकार। तो तीसरा में आता है स्व उत्प्रेरक, या फिर उसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑटो कैटालिसिस। तो यहाँ पे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें उत्प्रेरक भाग लेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनता है
उसी में से एक प्रोडक्ट उत्प्रेरक का काम करने लगेगा तो उसमें अलग से उत्प्रेरक डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस क्रिया में जो प्रोडक्ट बनेगा वही उत्प्रेरक का काम करने लग जाता है। तो इसलिए इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं स्व उत्प्रेरण की क्रिया। और जो उत्प्रेरक बनता है प्रोडक्ट रूप में वह कहलाएगा स्व उत्प्रेरक। तो इसमें एक एग्जांपल देखेंगे तो इसमें जो रहता है एथिल एसीटेट CH3 COO C2H5 CH3 COO C2H5 ये एथिल ग्रुप है और ये है एसीटेट। तो ये कहलाएगा एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट है प्लस इसका जब हम लोग जल अपघटन करते हैं H2O के साथ तो इससे मिलता है C2H5OH प्लस CH3COOH। यहाँ पे CH3CO यहाँ पे ये बन जाएगा, ये टूटेगा H प्लस और OH माइनस आयन में। तो यहाँ पे जो H प्लस है ये स्व उत्प्रेरक का काम करेगा। H2O H प्लस और OH माइनस में टूटेगा H2OH प्लस OH माइनस में। तो यहाँ पे जो H प्लस ये स्व उत्प्रेरक का काम करता है और H प्लस जो रहता है यहाँ पे C2H5O माइनस के साथ ये जुड़ जाएगा और ये बनाएगा C2H5OH। और यहाँ पे जो CH3CO प्लस है तो ये OH माइनस से जोड़ के बनाएगा CH3COOH। तो ये हो जाएगा एसिटिक एसिड प्लस यहाँ पे एथिल अल्कोहल बनता है और H प्लस स्व उत्प्रेरक का काम करेगा। अगला उत्प्रेरक हम लोग देखते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। हाँ, एक चीज भूल रही हूँ, इसमें जो तीसरा है स्व उत्प्रेरण उसमें एक ग्राफ बनता है जिसमें जो स्व उत्प्रेरण है उसमें अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं, इसमें एक्स एक्सिस है, यह है वाई एक्सिस। इसमें अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे अभिक्रिया की दर और टाइम के बीच में, इधर रहेगा टाइम और इधर रहेगा आर माने कि रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बीच अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार से ग्राफ बनता है। तो इसको एस टाइप का ग्राफ या सिग्मॉइड ग्राफ बोला जाता है। सिग्मॉइड बोलते हैं इसको, सिग्मॉइड टाइप का ग्राफ या फिर एस प्रकार का ग्राफ भी बोला जाता है। इस टाइप से बनता है। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया है यहाँ पे पूर्ण हो जाती है, माने कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वही उत्प्रेरक का काम करके यहाँ से जो अभिक्रिया की गति है उसको बढ़ाता है। तो यहाँ जो सबसे अधिक मान ग्राफ में ये सबसे कम होगा और यहाँ पे सबसे अधिक मान है। तो जो सबसे अधिक मान यहाँ पे मिलता है और वो अभिक्रिया की पूर्णता को प्रदर्शित करता है। तो ये स्व उत्प्रेरक का ग्राफ इस टाइप से इसमें बनता है और ये सिग्मॉइड ग्राफ कहलाता है। अगर सिग्मॉइड ग्राफ पूछेगा एग्जाम में तो इसी को बनाना है और समझाना है, एक्सप्लेन करना है। अब चौथा देखेंगे प्रेरित उत्प्रेरण या फिर इंड्यूस्ड कैटालिसिस। तो एक रासायनिक क्रिया होती है और एक और रासायनिक क्रिया होगी, दो रासायनिक क्रिया होगी। तो जब एक रासायनिक क्रिया दूसरे रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित करेगी, माने कि पहली अभिक्रिया दूसरे के वेग को बढ़ा देगी, तो वहाँ पे जब वह क्रिया सम्मिलित रूप से पूर्ण हो जाएगा जल्दी हो करके, तो वो कहलाएगा प्रेरित उत्प्रेरण। तो यहाँ पे कोई एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देती है तो वह कहलाता है प्रेरित उत्प्रेरण। और जो रासायनिक क्रिया वेग को बढ़ाएगा वो कहलाएगा प्रेरित उत्प्रेरक। तो इसका उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पे
जो सोडियम सल्फाइड है उसका विलयन सोडियम सल्फेट में आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। माने सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फेट में आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है, परंतु जो सोडियम आर्सेनाइड है उसको वायु में प्रवाहित करने पे ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है। सोडियम आर्सेनाइड को जब वायु में खुली वायु में प्रवाहित करेंगे तो उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं हो पाती है। लेकिन जब हम सोडियम जो सल्फाइड था और आर्सेनाइड सोडियम सल्फाइड था और सोडियम आर्सेनाइड दोनों को मिला करके रखते हैं और वायु में प्रवाहित किया जाता है तो दोनों में ही ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाती है। यहाँ पे पहले में ऑक्सीकरण की क्रिया हो जा रही थी लेकिन दूसरे में नहीं हो रही थी। जब दोनों को हम लोग मिला करके रखेंगे वायु में तो दोनों में ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाती है। तो वह जो उत्प्रेरण की क्रिया है वो कहलाएगा प्रेरित उत्प्रेरण। माने एक से प्रेरित होकर के दूसरे का भी ऑक्सीकरण हो जाता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया है वो कहलाता है प्रेरित उत्प्रेरण। अब पांचवा देखेंगे उत्प्रेरक वर्धन या फिर कैटालाइटिक प्रोमोटर्स। जो प्रमोट करने का काम करेगा उत्प्रेरक को। उत्प्रेरक है वो तो रासायनिक क्रिया को बढ़ाता है, लेकिन उसमें कुछ और पदार्थ हम लोग ऐसा मिलाएंगे जिसके कारण उत्प्रेरक की क्रियाशीलता और अधिक बढ़ जाएगी, तो वो कहलाता है उत्प्रेरक वर्धन। जैसे कि जो अमोनिया के निर्माण के ही हैबर विधि है, इसी अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि में यहाँ पे हम लोग आयरन लेते हैं। तो ये जो आयरन है ये अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि है। इसी विधि में अगर हम लोग आयरन लेते हैं तो ये उत्प्रेरक का काम करता है, लेकिन इसमें हम लोग आयरन के साथ साथ अगर मॉलिब्डेनम भी ले लेंगे, माने आयरन के साथ साथ मॉलिब्डेनम भी लेंगे तो ये मॉलिब्डेनम जो है आयरन की सक्रियता को और अधिक बढ़ा देगा, इसकी क्रियाशीलता को और अधिक बढ़ा देगा। फिर ये है इस रेट ऑफ रिएक्शन को और जल्दी से बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे इस उत्प्रेरक को उत्प्रेरित करने का काम या फिर प्रमोट करने का काम मॉलिब्डेनम कर रहा है। तो यहाँ पे जो मॉलिब्डेनम है उत्प्रेरक वर्धक कहलाएगा। उसी प्रकार जो H2SO4 के निर्माण की संपर्क विधि है 2SO2 प्लस O2, यहाँ पे ये दोनों गैस के रूप में रहेंगे। ये भी रहता है गैसियस फॉर्म में, ये भी रहता है गैसियस फॉर्म में, और यहाँ पे बनेगा 2SO3, ये भी गैस बनता है। यहाँ पे जो एस्बेस्टस लेते हैं, यहाँ पे जो एस्बेस्टस लिया जाता है वह एस्बेस्टस यहाँ पे उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। यह जो एस्बेस्टस लेते हैं वो प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस रहता है, जहाँ पे उत्प्रेरक वर्धक के रूप में उत्प्रेरक वर्धन के रूप में यह अभिक्रिया होती है। और 2SO2 और O2 गैस रूप में रहते हैं, दोनों रिएक्शन करके यहाँ पे SO3 गैस रूप में ही बनाते हैं। फिर आगे इसी से H2SO4 का निर्माण होता है। अब छठवां देखते हैं उत्प्रेरक विष। तो अभी हम लोग देखे कि जो मॉलिब्डेनम था आयरन की क्रिया करने की दर को बढ़ा रहा था तो उत्प्रेरक वर्धक कहलाया। लेकिन अगर कोई चीज उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा सकता है तो ऐसा भी कोई चीज हो सकता है जो उत्प्रेरक की गति को कम कर सकता है, तो वो कहलाएगा उत्प्रेरक विष। तो वह पदार्थ जो उत्प्रेरक की जिसकी उपस्थिति से जो उत्प्रेरक की सक्रियता है कम हो जाएगी वह कहलाता है उत्प्रेरक विष। माने उत्प्रेरक लिए हैं, उसके अलावा कोई चीज हम लोग और वहाँ पे लेते हैं क्रिया में, तो जो उत्प्रेरक की क्रिया करने की सक्रियता है वो दूसरे और पदार्थ लिए हैं उसके कारण कम हो जाता है। तो जो बाहरी पदार्थ हम लोग लिए हैं वो कहलाएगा उत्प्रेरक विष।
इसी प्रकार से जब H2O2 मिल करके जल बनाते हैं 2H2O प्लस O2 2H2 प्लस O2, जब ये दोनों प्लेटिनम यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं और ये जल का निर्माण करेंगे। 2 हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2O या फिर जल का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को लेते हैं तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यह उत्प्रेरक विष का काम करता है और इस प्लेटिनम की सक्रियता को कम कर देता है, जिससे इस अभिक्रिया का जो वेग है कम हो जाता है। तो ये है उत्प्रेरक विष। तो जो उत्प्रेरक विष है ये इस विधि में भी प्रयोग होता है जब यहाँ पे आयरन के साथ साथ मॉलिब्डेनम तो वर्धक था तो मॉलिब्डेनम नहीं लेते हैं। अगर आयरन के साथ यहाँ पे H2S गैस लिया जाता है तो ये जो H2S गैस है उत्प्रेरक विष का काम करता है और ये H2S गैस इसके साथ रिएक्शन करके इसकी जो क्रियाशीलता है उसको कम कर देगा। तो यहाँ पे H2S गैस उत्प्रेरक विष का काम करेगा। तो जो उत्प्रेरक विष होते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो उत्प्रेरण की क्रिया है सतह पे होती है, किसी भी सतह पे होगी। तो ये है जैसे ये कोई भी अभिकारक है उसकी सतह पे जो उत्प्रेरक है वो अवशोषित होगा और क्रिया को आगे बढ़ाता है। तो उत्प्रेरक के अधिशोषित होने से पहले जो उत्प्रेरक विष है वो पहले आकर के इसमें अधिशोषित हो जाएगा। यहाँ पे पहले उत्प्रेरक को अधिशोषित होकर के क्रिया करना चाहिए, लेकिन जो उत्प्रेरक विष रहता है वो सतह पे पहले अधिशोषित हो जाता है, जिसके कारण जो उत्प्रेरक रहता है उसको अधिशोषित होने के लिए जगह नहीं मिल पाता है, तो उसकी सक्रियता कम हो जाती है। तो उत्प्रेरक विष के अधिशोषित होने की प्रकृति के कारण ही वह उत्प्रेरक विष के रूप में काम करता है। और यहाँ पे जो आयरन और H2S उत्प्रेरक विष का काम करेगा, क्योंकि जो ये आयरन रहता है Ap प्लस H2S ApH2S के साथ मिल करके FeS प्लस H2 बनाता है। Ap और H2S मिल करके ये Ap और S बना लेता है, जिसके कारण ये जो फ्री रूप में था और यहाँ पे यौगिक रूप में आ गया, तो इसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है और यह उत्प्रेरक विष का काम H2S यहाँ पे करता है। ये हो गया। अभी तक हम लोग देख रहे थे उत्प्रेरक के प्रकार। अब हम लोग देखेंगे जो उत्प्रेरण है, उत्प्रेरक के द्वारा जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी वो क्या कहलाता है? उत्प्रेरण। तो उत्प्रेरण है उसके प्रकार देखेंगे। तो अभी तक हम लोग देखे उत्प्रेरक के प्रकार। अब हम लोग देखेंगे जो उत्प्रेरण है, माने उत्प्रेरक द्वारा जो प्रेरित क्रिया होती है वो कहलाता है उत्प्रेरण। तो उत्प्रेरण के प्रकार, तो सबसे पहले आता है समांग उत्प्रेरण और दूसरा रहता है विषमांग उत्प्रेरण। तो टाइप्स ऑफ कैटालिसिस में दो प्रकार के रहते हैं। पहले रहता है होमोजेनस या फिर समांग कैटालिसिस और दूसरा रहता है विषमांग कैटालिसिस। पहला है होमोजेनस या समांग कैटालिसिस और दूसरा है हेट्रोजीनस या फिर विषमांग कैटालिसिस। तो जो होमोजेनस कैटालिसिस है, होमोजेनस कैटालिसिस में होमोजेनस जो कैटालिसिस है उसमें अभिकारक की
और उत्प्रेरक जो लेंगे दोनों की प्रावस्था है वो सेम रहेगा। जैसे अगर उत्प्रेरक गैस रूप में है तो जो हम लोग अभिकारक लेंगे वो भी गैस रूप में रहेगा, या फिर उत्प्रेरक द्रव में है तो अभिकारक भी द्रव में रहेगा। माने उत्प्रेरक और जो अभिकारक लेंगे दोनों की प्रावस्था समान होगी। गैस में है तो दोनों गैस में रहेंगे, ठोस है तो दोनों ठोस रहेंगे, लिक्विड में है तो दोनों लिक्विड में रहेंगे। तो इस प्रकार का जो उत्प्रेरण होगा वो कहलाएगा समांग उत्प्रेरण या फिर होमोजीनस उत्प्रेरण। तो इसका एग्जाम्पल है जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। पहले देखेंगे होमोजीनस उत्प्रेरण, तो इसमें आता है जो 2SO2 ये लेते हैं गैस फॉर्म में प्लस O2 ये भी रहता है गैस, और यहाँ पे ये बनाता है 2SO3 तो ये भी बनता है गैस के रूप में ही। और यहाँ पे जो NO नाइट्रिक ऑक्साइड जो लेते हैं NO यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है। तो ये है अभिकारक और ये भी अभिकारक है, ये दोनों यहाँ पे रिएक्टेंट हैं, अभिकारक हैं, और ये है उत्प्रेरक। तो ये भी गैस रूप में रहता है, स्मॉल डी से प्रदर्शित कर रहे हैं गैस को। यहाँ भी स्मॉल डी है और यहाँ भी स्मॉल डी है। तो ये जो रिएक्टेंट है ये भी गैस के रूप में है और यहाँ पे उत्प्रेरक भी गैस के रूप में है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी गैस के रूप में बन रहा है। तो इन दोनों की अवस्था को मेन रूप से देखते हैं। तो ये और ये तीनों गैस रूप में है। तो ये समांग प्रकार का उत्प्रेरण है। माने सम माने कि समान और अंग माने अंग, माने कि जिस अवस्था में रहेगा सब उसी अवस्था में एक समान रहेंगे। दूसरा जो उत्प्रेरण होता है इसी में एसिटाल्डिहाइड है, उसका आयोडीन के प्रेजेंस में अपघटन होता है। CH3CHO ये है एसिटाल्डिहाइड। इसका जब आयोडीन यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं तो ये भी गैस रूप में रहता है और ये बनाता है CH4 + CO। तो यहाँ पे जो एसिटाल्डिहाइड है ये मेथिल ग्रुप प्लस ये CHO एसिटाल्डिहाइड। तो ये एसिटाल्डिहाइड गैस के रूप में रहता है। यहाँ पे आयोडीन को हम लोग उत्प्रेरक के रूप में लेंगे तो ये भी गैस के रूप में। तो इसकी और इसकी प्रावस्था समान हो गई और ये दोनों मिलके यहाँ से ये CH3 और H मिलकर के CH4 बनाएंगे और ये C और O मिलकर के यहाँ पे CO या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों की प्रावस्था समान है, तो यह भी समांग उत्प्रेरण का उदाहरण है। अब दूसरा प्रकार हम लोग देखते हैं विषमांग उत्प्रेरण। यह हो गया कंप्लीट पहला वाला। अब देखेंगे हेट्रोजीनस या फिर विषमांग उत्प्रेरण। तो वह उत्प्रेरण की अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक अलग अलग प्रावस्था में होते हैं विषमांग उत्प्रेरण कहलाता है। अब विषमांग जो उत्प्रेरण रहते हैं उसमें उत्प्रेरक अधिकतर ठोस रूप में रहेंगे, सॉलिड रूप में रहेंगे, और जो रिएक्टेंट हैं वो लिक्विड भी हो सकता है या फिर गैस रूप में भी हो सकता है। तो इस प्रकार का जो उत्प्रेरण है वो कहलाएगा विषमांग उत्प्रेरण। तो यहाँ पे एक ठो को आप लोग याद करोगे अमोनिया निर्माण की हैबर विधि, तो उसी को हर प्रकार में एग्जाम्पल 4-5 ठो जो उत्प्रेरक का प्रकार है, उत्प्रेरण का प्रकार है, 4-5 ठो में उसी एग्जाम्पल को लिया है। तो याद करोगे तो ऐसा एग्जाम्पल याद करना जो कॉमन हो, जिसके कारण बार बार याद करना न पड़े। तो यहाँ पे अमोनिया निर्माण की जो हैबर विधि है, N2 गैस के रूप में रहता है प्लस 3H2 यहाँ भी गैस के रूप में रहेगा, और यहाँ पे जो आयरन लेते हैं ये रहता है सॉलिड रूप में, और यहाँ बनता है 2NH3 यह है गैस के रूप में।
तो यहाँ पे ये दोनों यहाँ रिएक्टेंट का काम करेंगे। तो ये रिएक्टेंट और ये उत्प्रेरक, ये है सॉलिड, स्मॉल एस माने कि सॉलिड, और ये दोनों गैस में है। तो रिएक्टेंट यहाँ पे गैस हो गया और उत्प्रेरक सॉलिड माने कि ठोस। तो इन दोनों की अवस्था अलग अलग है, इसलिए ये विषमांस उत्प्रेरण है। और यह जो विषमांस उत्प्रेरण का उदाहरण है यह अभिक्रिया। तो ये अमोनिया निर्माण की हैबर विधि है। 4-5 में यही एग्जाम्पल आ गया है, तो इसको कॉमन रूप से याद कर लेना। उसके बाद H2SO4 निर्माण की जो संपर्क विधि है, ये भी पहले दो में देख चुके हैं। SO2 प्लस O2 गैस के रूप में, यहाँ पे प्लेटिनम लेते हैं और 2SO3 बनता है, ये भी गैस के रूप में बनेगा। तो जो SO2 गैस के रूप में रहता है और O2 गैस के रूप में, तो ये दोनों यहाँ पे रिएक्टेंट रहेंगे, अभिकारक। तो इन दोनों की अवस्था ठोस है, सॉलिड है। यहाँ पे जो उत्प्रेरक के रूप में हम लोग प्लेटिनम को यूज करते हैं, तो प्लेटिनम यहाँ पे सॉलिड रूप में रहता है, सॉलिड माने कि ठोस रूप में रहेगा। तो उत्प्रेरक ठोस हो गया, लेकिन अभिकारक यहाँ पे गैस है, तो ये जो कहलाएगा वो विषमांस प्रकार का उत्प्रेरण है। तो इसको भी हम लोग विषमांस उत्प्रेरण ही कहेंगे। इस प्रकार से हो गए विषमांस उत्प्रेरण। तो विषमांस जो उत्प्रेरण है उसमें क्या होता है कि जो ठोस रहते हैं उसकी सतह पे, इसमें ये भी ठोस है उत्प्रेरक और यह भी ठोस है, तो जो भी उत्प्रेरक लेंगे उसको ठोस रूप में रहता है, सॉलिड रूप में। तो सॉलिड जो रहेगा इसकी सतह पे क्या होते हैं, यह रिएक्टेंट पहले अधिशोषित हो जाते हैं। जो ठोस रूप में रहता है उत्प्रेरक, उसकी सतह पे ये अभिकारक पहले अधिशोषित होंगे, अधिशोषित होने के बाद ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो अधिशोषित होकर के सतह पे अधिशोषित होकर के प्रोडक्ट बनाएंगे, इसलिए जो विषमांस उत्प्रेरण रहता है उसको सरफेस कैटालिसिस या फिर सतह उत्प्रेरण भी कहते हैं। तो अगर सतह उत्प्रेरण करके भी पूछेगा तो उसमें लिखना है विषमांस उत्प्रेरण को और बताना है कि क्यों उसको सतह उत्प्रेरण कहते हैं। कोई सा भी परिभाषा लिखेंगे तो उसमें एग्जाम्पल लिखना जरूरी रहता है। तो जो भी परिभाषा दोगे किसी भी उत्प्रेरण का, उसमें एग्जाम्पल जरूर देना पड़ेगा। अब जो विषमांस उत्प्रेरण है उसका अधिशोषण सिद्धांत दिया गया है। तो जो अधिशोषण सिद्धांत के अनुसार विषमांस उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत दिया गया है। तो उसमें है ये उत्प्रेरक को इस प्रकार की संरचना माना गया है। ये उत्प्रेरक की सतह है, इस प्रकार से ये क्या है, उत्प्रेरक है। और यहाँ पे हम लोग ए और बी लेते हैं, ए और बी। तो ए और बी क्या रहेगा, हमारा रिएक्टेंट रहेगा, या फिर हिंदी में बोलेंगे तो अभिकारक रहेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, जो अभिकारक हैं उत्प्रेरक की सतह पे अभिकारक सबसे पहले आएंगे और उसकी सतह पे फैल जाएंगे, माने ए भी आएगा और इसकी सतह पे फैल जाएगा। उसके बाद फैलने के बाद सक्रिय केंद्र, इसकी सतह में जो जो जगह खाली होगा सक्रिय रूप से माने छिद्र के रूप में, इसकी सतह पे छिद्र के रूप में, माने कि ये जगह खाली है, इसमें और जुड़ सकता है, इसमें और ऐसे जुड़ सकता है। तो ऐसे जो सक्रिय केंद्र रहेंगे उस पे ए बी का अधिशोषण होगा। अब अधिशोषण होने के बाद उसकी सतह पे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी। उसके बाद जो अधिशोषित हुए थे ए बी, उनका विशोषण होगा, विशोषण होगा तो सतह से बाहर निकलेंगे, और सतह से बाहर निकलेंगे उसके बाद प्रोडक्ट के रूप में फिर से उनका विसरण होगा। विसरण होगा माने कि यहाँ से निकल के प्रोडक्ट के रूप में फिर से फैल जाएंगे
और अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये था बिस्मास उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। तो सबसे पहले यह उत्प्रेरक है और यह रिएक्टेंट है, यह इसकी सतह पे आएगा। तो इस प्रकार से जो है इसमें यहाँ पे और यहाँ पे इनका अधिशोषण हो गया। यहाँ पे ए और बी का अधिशोषण हुआ है। अधिशोषण होने के बाद इसमें रासायनिक क्रिया संपन्न होगी। तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे संपन्न होगा, माने कि रासायनिक अभिक्रिया। तो क्या होगा, यहाँ पे यह जो उत्प्रेरक है ए और बी था, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला नया बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे ए और बी के बीच नया बंध बन जाता है और यह जो बंध है ये टूटने की स्थिति में आ जाएगा। तभी तो ए और बी नया प्रोडक्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे जो ए और बी हैं यहाँ से प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएंगे। यहाँ से ए और बी प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएंगे और यह जो उत्प्रेरक था यहाँ पे मूल रूप में फिर से आ जाएगा। इस प्रकार से यह जो उत्प्रेरक था यह मूल रूप में बाहर निकल गया और ए बी जो हम लोग लिए थे यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया ए और बी का। ये है पहले अधिशोषित हुआ, फिर रासायनिक अभिक्रिया हुआ, फिर सतह से ब्रेक होकर के यहाँ से बाहर निकला और ए बी प्रोडक्ट बनाया और यहाँ पे उत्प्रेरक फिर से बाहर बन गया। तो इस प्रकार से जो बिस्मान उत्प्रेरक रहते हैं उसमें अधिशोषण सिद्धांत पाया जाता है। अब जो उत्प्रेरक हैं उनमें ठोस प्रकार के जो उत्प्रेरक रहते हैं, सॉलिड उत्प्रेरक, उसमें दो प्रकार से गुण पाया जाता है। तो पहला है सक्रियता। तो किसी भी उत्प्रेरक की सक्रियता का मतलब है रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने की क्षमता। रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने की क्षमता ही उसकी सक्रियता कहलाएगी। यहाँ पे सक्रियता का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा। अगर हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं, H2 गैस प्लस O2 गैस, अगर इन दोनों को प्लेटिनम S के साथ ये बनाएगा 2H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके प्लेटिनम जो सॉलिड रूप में है इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करके 2H2O बनाता है। जो प्लेटिनम की उपस्थिति में यह जो अभिक्रिया है अत्यंत तीव्र गति से तेजी से होता है। तो यहाँ पे सक्रियता, इसकी सक्रियता ज़्यादा है क्योंकि यह अभिक्रिया की गति को बढ़ा रहा है। तो ये हो गया सक्रियता। दूसरा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो सक्रियता है अधिशोषण पे निर्भर करती है। माने प्लेटिनम की सतह पे जितना ज़्यादा यह दोनों अधिशोषित होंगे उतनी ही इसकी सक्रियता बढ़ेगी और उसकी क्रिया करने की दर भी बढ़ेगी। तो जो सक्रियता है उसका मान अधिशोषण के ऊपर निर्भर करता है कि कितना ज़्यादा अधिशोषण हो रहा है। लेकिन अधिशोषण को बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा अधिशोषित हो जाएगा तो उसी में चिपक कर रह जाएंगे, फिर वहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर के प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो एक निश्चित मान तक होना चाहिए लेकिन पूर्ण रूप से अधिशोषित नहीं होना चाहिए। दूसरा है चयनात्मकता या सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी का मतलब है कि जो एक उत्प्रेरक है वह किसी विशेष रासायनिक क्रिया को ही उत्प्रेरित करेगा और वह उत्प्रेरक एक मेन प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। माने निश्चित उत्प्रेरक निश्चित क्रिया को उत्प्रेरित करके निश्चित प्रोडक्ट का निर्माण करता है, वो कहलाता है उसकी चयनात्मकता या फिर सेलेक्टिविटी। तो इसके लिए एक उदाहरण देखेंगे। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये दोनों कॉपर के प्रेजेंस में बनाता है
एसीटल्डिहाइड। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये भी गैस के रूप में रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस है। ये कॉपर जो रहता है वो उत्प्रेरक का काम करेगा। तो कॉपर के प्रेजेंस में एसीटल्डिहाइड का यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण करेगा, जो कि एक गैस रूप में रहता है। तो यह दोनों मिल करके जब फॉर्मेल्डिहाइड बनाएंगे तो यही उत्प्रेरक यूज होगा और यही इस क्रिया को आगे बढ़ाएगा। दूसरे उत्प्रेरक यहाँ पे यूज होगा तो इसके समान कार्य नहीं कर पाएंगे। यह है इसकी सेलेक्टिविटी या चयनात्मकता। उसके बाद देखते हैं आकृति चयन उत्प्रेरक या फिर जियोलाइट। तो आकृति चयन का क्या मतलब है? कोई भी उत्प्रेरक जब रासायनिक क्रिया को आगे बढ़ाएगा तो वो आकृति कैसी है उस पे निर्भर करेगा, माने आकृति के आधार पे वहाँ पे चयन होगा उत्प्रेरक का, तो वो कहलाएगा आकृति चयन उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक की जो क्रिया अति विशिष्ट प्रकार की होती है और इसमें उत्प्रेरक की सतह पे जो रंध्र या छिद्र पाए जाते हैं वो अभिकारक और उत्पाद के अणुओं के आकार पे निर्भर होना चाहिए। अगर छिद्र छोटा है और अभिकारक और उत्पाद भी छोटे हैं तो उसमें आसानी से अधिशोषित हो जाएंगे और आसानी से प्रोडक्ट बन जाएगा विशोषण होकर के। लेकिन अगर छिद्र छोटा है और आकार बड़ा है अभिकारक का तो उसमें अधिशोषण नहीं हो पाएगा और प्रोडक्ट बनने की संभावना कम रहेगी। अगर छिद्र बड़ा है और जो कण है बहुत छोटे हैं तो उसमें भी अच्छे से अधिशोषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। तो इसमें इसके लिए जो रंध्र या छिद्र और अभिकारक या उत्पाद का जो आकार है वो एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। तो यहाँ पे जो जियोलाइट है एक सूक्ष्म छिद्र वाले एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं। जो जियोलाइट है उसका सूत्र होता है MX/N AlO2X SiO2y MH2O। तो AlO2 एल्यूमिनो बोलेंगे और SiO2 को सिलिकेट बोलेंगे। तो जो जियोलाइट रहता है छोटे छोटे छिद्र वाला एल्यूमिनो सिलिकेट रहते हैं और इनका सामान्य सूत्र यही होता है। तो जो जियोलाइट है इसमें आकृति चयनात्मकता पाई जाती है और इसमें उत्प्रेरक की जो कोटर संरचना, कोटर माने कि खाली जगह है उसमें पाया जाता है या फिर छिद्र युक्त संरचना इसमें पाई जाती है। और इसमें जो कोटर का आकार है 260 पिकोमीटर 260 पिकोमीटर तक इसके जो छिद्र का संरचना है यहाँ से लेकर के 740 पिकोमीटर तक पाई जाती है। और इसमें अभिकारक या उत्पाद के अणु जियोलाइट के पिंजड़े या कोटर में आकर के फंसेंगे, अधिशोषित होंगे। उसके बाद उसमें रासायनिक क्रिया विशिष्ट रूप से संपन्न होती है। तो जो अभिक्रिया है उसमें कोटर या फिर जो आकृति चयनात्मकता है उसका विशेष महत्व रहता है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में। अभी के लिए बस यहीं तक।